मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने 50 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम पर कवर किया था और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम 50 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट होते हैं और उन्हीं पार्ट पर जो है हमने ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बना कर रखा है और ऐसा करके जो है लगभग हम 200 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर कवर करेंगे। और जो कि हमारे जो है स्लेवरी ग्लैंड्स, टूथ, माउथ, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास और उनसे एंजाइम्स और जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उन सब पर हम लगभग 200 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए और हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर का इसलिए क्योंकि जो है पिछले वीडियो में हमने 50 तक जो है एमसीक्यू कर लिया था, 1 से लेकर 50 तक एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो ये 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन ये है कि पार्ट ऑफ टीथ इन सीक्वेंस, यानी कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इनका सीक्वेंस दे देता है। कभी नेक को आगे कर देगा, रूट को पीछे कर देगा, तो कभी क्रोन को बीच में कर देगा, रूट को आगे कर देगा। तो एक सीक्वेंस बताइए आप, टीथ का जो एक दांत होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसके पार्ट का सीक्वेंस क्या होता है। तो उसके पार्ट का सीक्वेंस ये होता है दोस्तों, क्राउन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्राउन होता है और उसके बाद उसकी नेक होती है, उसकी गर्दन होती है और उसके बाद उसका रूट यानी कि जड़ होता है। मान लीजिए ये एक लाइक दैट, ये ऐसे एक टीथ है, ठीक है, ये एक ऐसे टीथ है, ठीक है। और ये टीथ का जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, क्राउन, CROWN, ये आपका क्राउन होता है। और ये यहाँ वाला, ये ऐसे मसूड़ों पर ऐसे ये जो रखा हुआ पार्ट होता है यहाँ वाला, तो इसी को हम नेक कहते हैं, नेक यानी कि गर्दन। और बाकी जो ये धंसा हुआ वाला पार्ट होता है, ठीक है, अंदर मसूड़ों के अंदर, ठीक है, लाइक दैट, ये धंसा वाला जो पार्ट होता है इसको हम रूट बोलते हैं। तो आपको इनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सबसे ऊपर जो दिख रहा होता है दांत का जो पार्ट हमें आसानी से दिखाई देता है, आप शीशे में कभी देखिए तो जो आपका बाहर निकला हुआ पार्ट होता है, दिखाई देने वाला पार्ट होता है, उसको हम क्राउन कहते हैं। और क्राउन जो है और रूट जहाँ पर अटैच होता है, यानी कि जहाँ पर मसूड़ों में जहाँ से निकलते हैं उस पार्ट को हम नेक कहते हैं, ठीक है। और जो मसूड़ों वाला, जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है उसको हम रूट बोलते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, क्राउन, नेक और रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का कि विजिबल पार्ट ऑफ ए टीथ, दांत का ऐसा कौन सा भाग है, ठीक है, टीथ का ऐसा कौन सा भाग है या दांत का ऐसा कौन सा भाग है, हिस्सा है जो कि दिखाई देता है, तो वो होता है क्राउन। मैंने आपको बताया था कि दांत का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उस वही दिखाई देता है और उसको हम क्राउन कहते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है द पार्ट्स ऑफ टूथ दैट ग्रो एबव द गम्स इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि ऐसा हिस्सा, दांत का ऐसा हिस्सा जो कि गम्स यानी कि जो हमारा गम्स होता है, मसूड़ों पर जो है ग्रो निकला हुआ, ठीक है, या ग्रो किया हुआ पार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोन कहते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है विद इन एवरी टूथ देयर इज ए कैविटी कॉल्ड, यानी कि प्रत्येक, विद इन का मतलब होता है अंदर या भीतर, ठीक है, प्रत्येक दांत, यानी कि टूथ का मतलब होता है दांत, प्रत्येक दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे पैरामेडिकल में, कि विद इन एवरी टूथ देयर इज़ ए कैविटी कॉल्ड, यानी कि प्रत्येक टूथ, प्रत्येक दांत के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, ठीक है, उस कैविटी को क्या कहा जाता है, तो उस कैविटी को पल्प कैविटी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि दांतों के अंदर, प्रत्येक दांत के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसी कैविटी को हम पल्प कैविटी कहते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ आवर टूथ मेड अप ऑफ लाइट येलो सब्सटेंस कॉल्ड, यानी कि जो प्रत्येक दांत होता है, प्रत्येक दांत का जो पार्ट होता है, मैक्सिमम जो उसका अधिकतम पार्ट होता है वो एक येलो कलर के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको डेंटाइन कहते हैं। यानी कि जो दांत का हमारा पार्ट होता है एक येलो कलर के सब्सटेंस से मिलकर, यानी कि प्रत्येक दांत का जो मैक्सिमम अधिकतम
हिस्सा होता है वो एक येलो कलर के सब्सटेंस से, पदार्थ से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम डेंटाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर का, विच पार्ट ऑफ टूथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेंसरी लेयर, ठीक है, सेंसरी लेयर ऑफ टूथ एंड कीप टूथ शाइनी, ठीक है, दांत का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और क्या करता है, और दांत को जो है चमकीला बनाए रखता है। यानी कि दांत का ऐसा कौन सा भाग होता है जो कि दांत को प्रोटेक्शन या फिर हमारे सेंसरी जो लेयर होती है दांत की, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उस दांत को सिनी शाइनी, यानी कि शाइनी का मतलब जो है उसको चमकदार बनाता है, तो वो इनेमल होता है। इनेमल ही जो है हमारे जो है दांत को जो है क्या प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, दांत को, और जो है उसको शाइनी यानी कि चमकदार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारे जो मानव का शरीर होता है उस मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनेमल, जो दांत का आपका इनेमल वाला पार्ट होता है वो सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर भाग होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मैंने आपसे बोला कि अगर हार्डेस्ट पार्ट की बात करें तो वो इनेमल होता है, और हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट ऊतक, टिश्यू का मतलब कि ऊतक, हार्डेस्ट का मतलब कठोर, कठोर ऊतक की बात करें ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू या कठोर ऊतक कौन सा होता है, तो वो हड्डियाँ होती हैं। तो हड्डियाँ क्या होती हैं, एक टाइप की टिश्यू होती हैं। और भाग की बात करें, हार्डेस्ट पार्ट की बात करें तो इनेमल, और हार्डेस्ट टिश्यू की बात करें हमारी बॉडी का तो बोन होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का, इनेमल एंड डेंटाइन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यानी कि इनेमल एंड डेंटाइन ऑफ आवर टीथ आर मेनली मेड अप ऑफ, जो इनेमल होता है या फिर डेंटाइन होता है या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका दांत होता है वो किससे मिलकर बना होता है मेनली, तो वो जो है कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछा जाए कि इनेमल या फिर डेंटाइन जो कि हमारे टीथ का पार्ट होता है या फिर आपका दांत जो है वो मैक्सिमम किससे मिलकर बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ, मैंने आपको बताया था कि जो दांत होता है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, एक होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, और तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो सबसे पहला इंसीजर, इंसीजर जो है, इंसीजर का क्या काम होता है, इंसीजर का मतलब होता है कृंतक, यानी कि जो आपका कृंतक वाला दांत होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग, यानी कि काटना। जो इंसीजर का काम होता है वो क्या करना, काटना होता है। किस चीज़ को काटते हैं, फूड को या फिर किसी भी चीज़ को काटना होता है। तो इंसीजर का काम काटना होता है। फंक्शन ऑफ कैनाइंस, आपसे पूछता है कि जो कैनाइन, कैनाइन का मतलब होता है रदनक, तो रदनक का काम क्या होता है, कैनाइंस का फंक्शन क्या होता है, चीड़ना, ठीक है, टीयरिंग। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का ऐसा कौन सा टीथ होता है जो चीड़ने फाड़ने का काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैनाइन का काम क्या होता है, चीड़ना फाड़ना। या फिर ऐसे पूछे कि ह्यूमन के अंदर जो टीथ पाया जाता है उसमें से ऐसा कौन सा टीथ है, ठीक है, ऐसा कौन सा टूथ होता है या दांत होते हैं जो कि कटिंग करने का काम करते हैं, यानी कि काटने का काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दांत होता है ह्यूमन का, ठीक है, जो कि पीसने या फिर चबाने में हेल्प करता है, ठीक है, या ऐसा कौन सा दांत होता है जिसका फंक्शन, जिसका कार्य पीसना अथवा चबाना होता है, तो प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं उनका काम पीसना अथवा चबाना होता है, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ प्रीमोलर अथवा मोलर, तो ग्राइंडिंग और च्यूइंग, ठीक है, पीसना अथवा चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का कि द बकल कैविटी ओपन्स इन विच कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, यानी कि जो बकल कैविटी होती है आपकी, बकल कैविटी का मैंने क्या बताया था कि बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी कहते हैं और ओरल कैविटी को हम माउथ कैविटी कहते हैं, यानी कि माउथ कहा जाता है। तो जो माउथ आपका होता है, मुंह, माउथ, ठीक है, वो ओपन्स होता है इन विच कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, यानी कि जो आपका माउथ होता है वो ऐसे कौन से स्थान पर खुलता है जहाँ पर वो कॉमन पासेज होता है, किसका, एयर, हवा का, और फूड का, तो उसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जो माउथ हमारा होता है ऐसी जगह जा कर के ओपन होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, और फेरिंग्स में ही
ठीक है। मान लीजिए आपका ये माउथ है, ठीक है, तो माउथ है, तो माउथ ये इस जगह पे जो ये ऐसे, ठीक है, लाइक, ठीक, तो ये आपका जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। तो ये माउथ आपका जहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आकर के खुल जाता है, यहीं से जो है सारा फूड जो है चला जाता है। तो यहाँ से जो है ये जहाँ पर ओपन होता है इस पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। और यहीं पर, ठीक है, एक ट्रैकिया होती है, ठीक है, ट्रैकिया और एक फूड पाइप होती है, एक ट्रैकिया होती है और एक फूड पाइप होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉमन पासेज होता है, किसका, फूड का और वायु का, एक से एयर और दूसरे से फूड जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम, जो आपके ट्रैकिया पर लगा होता है, ठीक है, तो एक ऐसा वाल्व होता है जो कि किसको, फूड को जो है अंदर जाने से रोकता है, किसमें, नज़ल कैविटी में, ठीक है। तो वो सब हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, द बकल कैविटी ओपन्स इन विच कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड। बकल कैविटी जो होती है आपकी ऐसी जगह ओपन होती है जो कि कॉमन पासेज होता है हवा और फूड का, तो वो उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। अब क्या है कि ओइसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड, ओइसोफेगस को और किस नाम से जाना जाता है, तो ओइसोफेगस को ही फूड पाइप कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि फूड पाइप को ओइसोफेगस और ओइसोफेगस को फूड पाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड, ट्रैकिया को और क्या कहा जाता है, तो ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहा जाता है, यानी कि विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर का, व्हेन सॉलोविंग, ठीक है, फूड विच प्रिवेंट द फूड टू एंटर इनटू विंड पाइप। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा क्या होता है, या ऐसा कौन सा वाल्व होता है, या ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि हमारे खाने को जो है विंड पाइप में जाने से रोकती है, ठीक है। यानी कि हमारे जो वायु नलिका होती है, विंड पाइप का मतलब होना है वायु नलिका, तो वायु नलिका में जाने से रोका जाता है। तो वो क्या होता है, एक एपिग्लोटिस वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे खाने को रोकता है, ठीक है। मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, मैंने आपसे बताया ऐसे दो पाइप की रहती है, और ये आपका, सॉरी, ये मान लीजिए ऐसे आया है, ठीक। तो एक ट्रैकिया होता है, तो एक वाल्व लगा होता है, ठीक है, और वही वाल्व होता है आपका एपिग्लोटिस वाल्व। तो ये वाल्व क्या करता है, बंद हो जाता है और खाना जो है अंदर चला जाता है। जैसे ही यहाँ पर खाना आता है तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वाल्व लगा होता है, या वेन जब हम खाने को खाते हैं या निगलते हैं, ठीक है, तो खाना जो है विंड पाइप में ना चला जाए, उसको रोकने का काम कौन करता है, तो एपिग्लोटिस वाल्व करता है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड, जो फूड पाइप आपका होता है, ठीक है, फूड पाइप का मतलब होता है भोजन नलिका, तो जो फूड पाइप होता है उसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, तो उसकी ओपनिंग को हम गलट कहते हैं, गलट कहते हैं, यानी कि जो फूड पाइप की ओपनिंग होगी उसको हम गलट कहते हैं। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और विंड पाइप, जो फूड पाइप की ओपनिंग होगी इसको हम गलट कहेंगे, और जो ट्रैकिया की ओपनिंग होगी, ठीक है, या फिर विंड पाइप की जो ओपनिंग होगी इसको हम ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ ओइसोफेगस, जो आपका ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ओइसोफेगस हमारा ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो लेंथ क्या होती है ओइसोफेगस की, ओइसोफेगस के माध्यम से जो है खाना आपके माउथ कैविटी से कहाँ से जाता है, स्टमक में जाता है। यानी कि ओइसोफेगस का काम क्या होता है, जो आपका भोजन हम मुंह से लिए तो मुंह से वो ओइसोफेगस के माध्यम से, ठीक है, जो है कहाँ पर पहुँचता है, आपके स्टमक में पहुँचता है, ठीक है। तो उस ओइसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, तो उस ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप की लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज़ नो डाइजेशन और डाइजेस्टिव फंक्शन, एलिमेंट्री जो कैनाल होता है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसके ऐसे कौन सा भाग होता है जिसमें कि डाइजेशन नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री जो कैनाल होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया था ओइसोफेगस में नहीं होता है डाइजेशन, और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो ओइसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। जो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, उन पार्ट में ओइसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिंग्स प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया, जो आपकी ट्रैकिया होती है
ठीक है, यानी कि जो आपकी विंड पाइप होती है, ट्रैकिया होती है, उसमें कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें 16 से 20 रिंग प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसी को हम ट्रैकियल रिंग कहते हैं। एज सून एज द बोलस रीच द ओसोफेगस, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, इट इफ इट्स वाल्स स्टार्ट्स इट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एज सून एज द बोलस, जो बोलस होता है, बोलस किसे कहते हैं? ठीक है, जो बोलस होता है वो हमारा खाना होता है, जो कि हम माउथ के द्वारा जब चबा करके जब हम ओइसोफेगस में भेजते हैं तो वो हम बोलस के फॉर्म में भेजते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका मुंह से जो खाना, जो फूड हम जो है उसको चबा कर, पीस कर, काट कर जो है उसको जब हम ओइसोफेगस के माध्यम से स्टमक में भेजते हैं तो वो बोलस के फॉर्म में जाता है। और जब वो बोलस के फॉर्म में जो है जाता है तो वो कैसे जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो ओइसोफेगस जो है जैसे जैसे खाना जाएगा तो वो फैलता जाएगा, फिर जैसे जैसे खाना उसमें से नीचे जाता चला जाएगा तो वो सिकुड़ता चला जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा, और जब रिलैक्सेशन, जब उसमें फूड धीरे धीरे जा रहा है तो वो फैलता चला जाएगा, और जब धीरे धीरे जब फूड जो है अंदर स्टमक में जाने लगेगा तो वो धीरे धीरे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस के द्वारा जब बोलस फॉर्म में जब आपका भोजन जो है अंदर जाता है तो वो किस मूवमेंट के द्वारा जाता है? तो वो एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। ठीक है, उनकी दीवारों पर एक मूवमेंट वर्क करता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। तो जो आपका भोजन है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस मूवमेंट के द्वारा जो है फूड हमारे माउथ से स्टमक में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, या कहीं भी जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी मूवमेंट के द्वारा जो है खाना आपका माउथ से लेकर के पूरा इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत तक या फिर जो है जाता है। ठीक है, द स्टमक इज विच शेप, जो है स्टमक जो आपका होता है, पेट होता है स्टमक, वो किस शेप का होता है? तो स्टमक आपका किस शेप का होता है? जे शेप का ऑर्गेन्स होता है, जे शेप का होता है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टमक इज सिचुएटेड, यानी कि स्टमक कहाँ पर स्थित होता है? ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके लेफ्ट साइड पर आपका स्टमक उपस्थित होता है। यानी कि स्टमक कहाँ पर स्थित होता है? एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पर। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड, जहाँ पर स्टमक की ओपनिंग होती है। ठीक है, जैसे ओइसोफेगस से खाना आया तो स्टमक खुलता है और वो खाना कहाँ पर पहुँच जाता है? वो फूड आपके स्टमक में पहुँच जाता है। तो जहाँ पर ओपन होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो उस पार्ट को हम कार्डियक ओपनिंग कहते हैं। यानी कि जहाँ पर स्टमक ओपन होता है और वो फूड जो है वो अंदर चला जाता है तो उस ओपनिंग को हम कार्डियक ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक ओपनिंग। नियरेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक विच अटैच टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि सबसे करीब वाला पार्ट किसका? स्टमक का, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है। मान लीजिए ये आपका स्टमक हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है और यहीं पर ये जुड़ा होता है। तो ये जो यहाँ पर जुड़ा होता है, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट स्टमक का कौन सा होता है? ये पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, और ये इसकी बॉडी होती है, और यहाँ पर ये फंडस होता है, और इस ओपनिंग को हम कार्डियक ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप पहले देख लीजिए। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से अटैच होती है हमारे स्टमक से, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। यानी कि जहाँ पर स्टमक का सबसे पास वाला पार्ट जो कि अटैच होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उस पार्ट को हम पाइलोरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलेटेड टू, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो किससे रिलेटेड होती है, किस ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं? तो वो हमारे स्टमक से, हमारे पेट से रिलेटेड होती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन्स नहीं सिक्रीट करती हैं, वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती हैं। तो जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनका काम गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो हमारे स्टमक में, ठीक है,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच होता है 1.2 से लेकर के 3.0 होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है 1.2 से लेकर के 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर होता है पेल येलो कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस इज मिक्सचर ऑफ। अब आपसे ये पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, उनमें किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो HCl होता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसके कारण वो जो है एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है। म्यूकस प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है और लाइपेज होता है। तो ये सब क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, क्या, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज, ठीक है, और म्यूकस और HCl, ये सारी जो हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन, यानी रेनिन एंजाइम का जो है इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो आपका रेनिन एंजाइम होता है अगर आपसे पूछे उसका इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या कहेंगे या उसका इनएक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो उसका इनएक्टिव फॉर्म प्रोरेनिन होता है। यानी कि अगर बात करें प्रोरेनिन तो यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, कौन से एंजाइम का, रेनिन एंजाइम का। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंजाइम, अगर आपसे पूछे कि जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है उसका इनएक्टिव फॉर्म कौन सा होता है या कैसा होता है, तो पेप्सिनोजन जो होता है वो पेप्सिन हार्मोन्स का इनएक्टिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय विच गैस्ट्रिक सेल, यानी जो म्यूकस होता है वो किस गैस्ट्रिक सेल से सिक्रीट होता है, यानी कि हमारे उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, तो उसी में एक सेल्स होती है ग्लोबुलेट सेल्स, ठीक है, तो ग्लोबुलेट सेल्स ही म्यूकस सिक्रीट करती है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि म्यूकस किस सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, तो वो ग्लोबुलेट सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, ग्लोबुलेट सेल के द्वारा म्यूकस सिक्रीट होता है। और ये हमारी ग्लोबुलेट सेल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का ऑक्सेंटिक सेल सिक्रेट, यानी जो ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, तो ऑक्सेंटिक सेल HCl सिक्रीट करती हैं। यानी कि जो हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है वो किस सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, तो वो ऑक्सेंटिक सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेप्टिक सेल सिक्रीट, यानी कि जो पेप्टिक सेल होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, तो वो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करती हैं। यानी कि जो पेप्टिक सेल होती हैं मोस्टली जो है वो पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रीट करती हैं, प्रोरेनिन एंजाइम सिक्रीट करती हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टिक सेल्स आल्सो नोन एज, अब जो आपकी पेप्टिक सेल्स होती हैं इनको और क्या कहा जाता है, तो इनको चीप सेल कहा जाता है, ठीक है। और पेप्टिक सेल ही या फिर चीप सेल ही पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं। चीप सेल या फिर जाइमोजेनिक सेल कहा जाता है किसको, पेप्टिक सेल्स को। ऑक्सेंटिक सेल्स आल्सो नोन एज, अब ऑक्सेंटिक जो सेल्स होती हैं हमारे स्टमक में आपसे मैंने बताया था कि 3 सेल्स पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक सेल, पेप्टिक सेल और ग्लोबुलेट सेल। तो जो ऑक्सेंटिक सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती हैं, ऑक्सेंटिक सेल होती हैं वो HCl सिक्रीट करती हैं, और ऑक्सेंटिक सेल को और एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम होता है पाइराइटल सेल। ग्लोबुलेट सेल सिक्रीट, जो आपकी ग्लोबुलेट सेल सिक्रीट होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि म्यूकस किस सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबुलेट सेल्स, और HCl किस सेल के द्वारा, हमारा जो HCl होता है स्टमक में सिक्रीट होता है वो किस सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सेंटिक या फिर पैराइटल सेल। और अगर आपसे पूछे कि जो आपका जो पेप्टिक्स होता है, जो चीप सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी चीप सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन हार्मोन्स वगैरह को सिक्रीट करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रो से बना है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे, तो वो प्रोटीन को डाइजेशन करेंगे। नेम ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। लाइपोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट, लाइपोलिटिक एंजाइम जैसा कि आपको पता है, लाइपो का मतलब ये लिपिड से थोड़ा रिलेटेड है, यानी कि फैट से रिलेटेड है। तो लाइपोलिटिक एंजाइम किसको डाइजेशन करेंगे, फैट का डाइजेशन करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, एमाइलोलिटिक एंजाइम डाइजेस्ट है। एमाइलोलिटिक एंजाइम किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं? तो एमाइलो से बना है यानी कि एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एमाइलोलिटिक एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो नेम ऑफ लाइपोलिटिक एंजाइम, अब आपसे पूछे कि लाइपोलिटिक एंजाइम का नाम क्या होता है, और उसमें बहुत सारा ऑप्शन में दे दिया रहेगा, तो आपको एक याद रखना है एंजाइम का नाम लाइपेज। तो लाइपेज एक लाइपोलिटिक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन एंजाइम ऑफ आवर स्टमक डाइजेस्ट विच टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो आपका रेनिन एंजाइम होता है वो किस प्रकार का प्रोटीन जो है डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो वो मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। जो आपका रेनिन एंजाइम होता है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है या फिर केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम? रेनिन। रेनिन एंजाइम किस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है रेनिन एंजाइम, और किस टाइप की प्रोटीन को? मिल्क टाइप की प्रोटीन को, ठीक है, डाइजेस्ट करता है, या फिर केसिन को डाइजेस्ट करता है। और केसिन हमारे मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल इन गैस्ट्रिक जूसेज इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं कैस्टल में, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है, तो वो किसके एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होते हैं? तो वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टमक स्टोर फूड फॉर, जो आपका स्टमक होता है, पेट, वो फूड को कितने टाइम तक स्टोर करके रखता है? तो वो 4 से 5 घंटे स्टोर करके रखता है फूड को, यानी कि स्टमक में खाना कितनी देर तक स्टोर रहता है, ठीक है, या ठहरता है? तो 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। इन आवर बॉडी डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्टार्टेड इज, ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपसे पूछे कि जो मनुष्य में होता है, जो मनुष्य में भोजन का पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको पता होना चाहिए बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? माउथ से। यानी कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको पता होना चाहिए मुख से स्टार्ट होता है, यानी बकल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है, या फिर माउथ से स्टार्ट होता है। ये कभी भी आपने ये नहीं टिक लगाना है कि अगर आपको ऑप्शन में दिया है बकल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो आपको हमेशा जो है माउथ या फिर बकल कैविटी या ओरल कैविटी पे ही टिक करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि खाना तो जो है स्टमक से ही स्टार्ट होता है उसका डाइजेशन होना, तो ऐसा कुछ नहीं है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है भोजन का डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग फ्रॉम द माउथ, यानी कि जो हमारा माउथ हो, आवर माउथ, यानी कि हमारे जो मुख से किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का, यानी कि हमारे मुख से, मैंने आपसे बताया था कि जो है मनुष्य में जो है पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो माउथ से स्टार्ट होता है, और माउथ से स्टार्ट तो होता है, लेकिन किस चीज़ का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ से, हमारे मुख से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट डाइजेशन फ्रॉम आवर माउथ, यानी कि हमारे मुख से या माउथ से जो है किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपसे पूछे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है कि मुख से स्टार्ट होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन आपसे पूछे कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको स्टमक से। और तीसरा चीज़ पूछे आपसे कि फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो माउथ से। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपको बताना है स्टमक से, ठीक है। यानी कि फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से, और प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टमक से होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।